हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। 12th क्लास आज फिर से हम आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की सेकंड जो बुक है भारत के लोक और अर्थव्यवस्था, इसका दूसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रवास टॉपिक का नाम था, जिसमें हम लोगों ने प्रवास के प्रकार और कारण पढ़ लिए थे। परिणाम बाकी था, ठीक है। तो परिणाम आज के भाग 3 में हम लोग परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोहरा लेते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रवास क्या होता है, प्रवास किसको बोलते हैं। दूसरा, प्रवास संबंधी सूचनाओं का स्रोत क्या है। तीसरा, प्रवास प्रसार की 3 तरंगों के बारे में पढ़ा था। फिर प्रवास की गणना के आधार, और फिर हम लोगों ने देखा था प्रवास की धाराएं यानी प्रकार। 2 तरह के प्रकार देखे थे, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। आंतरिक में देखा था कि एक अंतर्राज्यीय होता है और दूसरा होता है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब होता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोग जाते हैं, और अंतर्राज्य होता है जब एक राज्य के अंदर ही एक स्थान से या एक ज़िले से या एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं। फिर दूसरा देखा था हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, है ना। फिर देखा था हम लोगों ने स्थानिक विभिन्नता, प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। और 7वां देखा था प्रवास के कारण। प्रवास के कारण में हम लोगों ने 2 कारण पढ़े थे, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण। अब हमारा बच्चा है प्रवास का परिणाम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवास का परिणाम। बच्चों, प्रायः लोगों का ये स्वभाव होता है ना, हम सभी का स्वभाव होता है कि हम कम अवसरों वाले और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसर वाले और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि हमें जहाँ कम सुविधाएं होती हैं, हम उस स्थान से, या कम सुरक्षा जहाँ हमको लगता है कि कम सुरक्षा है यहाँ, हम उस स्थान से उन जगहों की ओर जाते हैं जहाँ हमको ज़्यादा बेहतर अवसर मिले और ज़्यादा सुरक्षा मिले। तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसके बदले में ये प्रवास के उद्गम, है ना, प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों ही उत्पन्न करता है ना। यानी इस तरह का प्रवास जो होता है वो उद्गम और गंतव्य। उद्गम मतलब जहाँ से लोग जा रहे हैं, और गंतव्य मतलब जहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तो इस तरह का प्रवास जो होता है, उद्गम और गंतव्य दोनों क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो प्रवास के कई सारे क्या हैं, परिणाम हैं, है ना। इन परिणामों को हम देख सकते हैं मुख्य रूप से। तो पहला जो परिणाम का प्रकार है वो है आर्थिक परिणाम। दूसरा है जनांकीय परिणाम। फिर तीसरा है सामाजिक परिणाम। चौथा है पर्यावरणीय परिणाम। तो ये है 4 प्रकार के प्रवास के परिणाम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या होता है बच्चों, ठीक है। आर्थिक का मतलब जिसमें, है ना, पैसा, धन, रुपया से संबंधित ही परिणाम होगा, है ना। इसलिए इसको हम आर्थिक परिणाम बोलते हैं। तो उद्गम प्रदेश, उद्गम जैसे मैंने बताया जहाँ से लोग जा रहे हैं, है ना, निकल कर जा रहे हैं बाहर, दूसरी जगह, दूसरे देश, दूसरे स्थान, है ना। तो उद्गम प्रदेशों के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी मतलब पैसा, चाहे वो ड्राफ्ट के द्वारा भेजा जा रहा हो, चाहे वो चेक के द्वारा भेजा जा रहा है, चाहे वो मनी ऑर्डर के द्वारा भेजा जाता है, जिस भी तरह से पैसा भेजा, किसको भेजा जा रहा है, उद्गम स्थान को। उद्गम स्थान वो है जहाँ से लोग निकल कर दूसरी जगह गए, बाहर गए, यानी गंतव्य गए। ये है गंतव्य। ए बी स्थान क्या है, गंतव्य।
ए स्थान से लोग निकल कर कहाँ गए, बी स्थान पर यानी गंतव्य गए। अब जब लोग यहाँ गए तो यहाँ जो वो कमा रहे हैं पैसा, है ना, धन, उस पैसे को, उस धन को वो कहाँ, क्योंकि उनका परिवार तो यहीं रह गया उद्गम स्थान पर ही, है ना। तो वो व्यक्ति अपने द्वारा जो पैसा कमाता, धन कमाता, रुपया कमाता, वो कहाँ भेजता है, उद्गम स्थान पर भेजता है। ठीक है। तो ये जो हुंडी है बच्चों, वो हमारे उद्गम स्थान को दो तरह से प्राप्त होती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा प्राप्त होती है और एक प्राप्त होती है आंतरिक प्रवासियों के द्वारा, है ना। तो उद्गम स्थान को जो हुंडी प्राप्त होती है गंतव्य स्थान से, वो दो तरीके से प्राप्त होती है, या तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा और या फिर किसके द्वारा, आंतरिक प्रवासियों के द्वारा प्राप्त होती है। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं उनके द्वारा जो भेजी गई हुंडी है, पैसा है ना, वो विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से क्या है बच्चों, सबसे एक मतलब माना जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भारत में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कौन, मान लीजिए उद्गम स्थान भारत है, यहाँ से निकल कर लोग कहाँ गए, अमेरिका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अगर है तो भारत से कहाँ गए, अमेरिका गए। अब यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं वो अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को यहाँ जो कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत भेज रहे हैं ना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडी है यानी धन है, वो विदेशी विनिमय का एक प्रमुख क्या है, स्रोत में से एक मानी जाती है ना। यानी विदेशी विनिमय का एक क्या है, प्रमुख स्रोत है। भारत को सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा जो हुंडी भेजी गई, हुंडी के रूप में जो पैसा भेजा गया, वो जानते हो कितना था, 110 खरब अमेरिकी डॉलर। 110 खरब, अरब भी नहीं, खरब, है ना। तो 110 खरब अमेरिकी डॉलर जो है हुंडी, है ना, अमेरिकी डॉलर जो है वो किसके रूप में प्राप्त हुआ, हुंडी के रूप में। किसने भेजा ये हुंडी, किसने ये पैसा भेजा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा, जो कहाँ थे, विदेशों में थे। कौन से सन में भेजा गया, 2002 में। कितना रुपया भेजा गया, 110 खरब अमेरिकी डॉलर। तो भारत की जो विदेशी, है ना, विनिमय है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई जो हुंडी है उसका प्रमुख जो है स्थान माना है। बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भारत को क्या मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, विदेशी मुद्रा मिलता, पैसा मिलता है। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा विदेशी पैसा आता है, वो है पंजाब, केरल, तमिलनाडु। पंजाब, केरल, तमिलनाडु, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। यानी यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या हैं, भारत से बाहर कमा रहे हैं। सऊदी अरेबियन कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, बाहर यूरोपियन कंट्री में। तो पंजाब, केरल, तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा क्या होता है, हुंडी के रूप में पैसा कहाँ आता है, भारत आता है, विदेशी मुद्रा आती है। समझ में आ गया। ये तो हो गया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भारत में भेजी गई हुंडी यानी पैसा। अब चलते हैं आंतरिक प्रवासियों के द्वारा। आंतरिक प्रवासी कहाँ हैं, जो देश के अंदर हैं, जो गांव से जाते हैं शहर में। अब मान लीजिए ये गांव के हैं ना, ये ग्रामीण है, उद्गम कहाँ है, गांव, ये गांव हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया, गंतव्य क्या हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गया। अब आंतरिक प्रवास में गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, है ना। यहाँ वो कमा रहे हैं और यहाँ गांव में उनका क्या है, परिवार है। अब यहाँ जब वो कमाते हैं तो ये पैसा क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, गांव भेजते हैं।
तो गांव में जो आंतरिक प्रवासियों के द्वारा हुंडी भेजी जाती है, यानी इस उद्गम क्षेत्र को जो हुंडी यानी पैसा भेजी जाती है, उस पैसे का प्रयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है। अब ये गांव के लोग जो यहाँ पैसा भेजा जाता है, जो यहाँ के गांव के जो लोग मज़दूर या कामगार जो नगरों में काम करते, वो अपने गांव अपने परिवार में जो पैसा भेजते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उस पैसे का, उस हुंडी का प्रयोग होता है भोजन के इंतज़ाम में, है ना, घर परिवार के भोजन के इंतज़ाम में। परिवार ने जो ऋण लिया है, कर्जा लिया, उसकी अदायगी में, यानी इसको चुकाने में इस पैसे का इस्तेमाल होता है। इलाज वगैरह में, उपचार वगैरह में, विवाह में, है ना, शादी वगैरह में, और बच्चों की शिक्षा में, जो इनकी खेती बाड़ी होती है उसमें ये पैसा खर्च करते हैं। और इनका जो घर टूटा फूटा रहता है, उस घर को घर निर्माण में, यानी गृह निर्माण में ये अपना पैसा क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो आंतरिक जो प्रवासी होते हैं, जो शहर में जाते हैं, वो जब पैसा भेजते हैं तो उनका पैसा गांव में ही इस्तेमाल होता है, उनके परिवार के भोजन के लिए, है ना, जो उनके परिवार वाले ऋण लिए रहते तो ऋण चुकाने में, जो बीमार है तो उनके इलाज के लिए, अगर शादी पड़ी है, विवाह है तो विवाह का खर्चा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो पैसा खर्च होता है। फिर कृषि कार्य में, खेतों में वो इस्तेमाल करते हैं। इनका घर अगर टूटा फूटा तो घर बनाने में उस पैसे का क्या करते हैं? इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा दो तरह से उद्गम स्थानों में हुंडी आती है, यानी धन आता है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा और एक आता है आंतरिक प्रवासियों के द्वारा। अब चलते हैं आगे बच्चों। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना, जैसे जो हमारे हजारों निर्धन गांवों की जो अर्थव्यवस्था है, उनके लिए ये हुंडी क्या है बच्चों? जीवनदायक रक्त मानी जाती है, यानी जीवनदायक रक्त का काम करती। कौन करती है? हुंडी। हुंडी यानी पैसा जो शहरों से गांव के लोग कमाकर गांव भेजते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडी जो है वो जीवनदायक रक्त का क्या करती है? काम करती। तो ये तो हम लोगों ने देखा इस हुंडी का आर्थिक जो है सकारात्मक परिणाम, लेकिन कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। नकारात्मक परिणाम मतलब इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। बुरा प्रभाव क्या पड़ता है कि इस तरह का जो प्रवास होता है ना, उसके कारण, यानी जब गांव से शहर की ओर लोग जाते हैं तो नगरों में, यानी महानगरों में जो जनसंख्या है वो क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है ना, जिसका परिणाम जो होता है, जैसे कि हमारे भारत में महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, दिल्ली जैसे जो औद्योगिक, है ना, दृष्टि से विकसित जो भारत के राज्य हैं, आज इन राज्यों में गंदी बस्तियां यानी स्लम, है ना, के होने का जो मेन कारण है वो यहाँ पाई जाने वाली क्या है? क्या है बच्चों? घनी आबादी है। और घनी आबादी क्यों है? क्योंकि यहाँ बिहार, यूपी, उड़ीसा, भारत के हर राज्य से यहाँ पर क्या होते हैं? कामगार या मजदूर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी गंदी बस्तियाँ हैं, है ना, या छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ यहाँ पाई जाती हैं, उसका कारण ही क्या है बच्चों? कि यहाँ पर लोग जो काम करने आते हैं वो यहाँ बस जाते हैं, जिससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सकारात्मक भी प्रभाव है कि पैसा आ रहा है, नकारात्मक प्रभाव क्या है कि गंदी बस्तियाँ, गंदगी बहुत हो जाती है, गंदी बस्तियाँ बन जाती हैं, स्लम एरिया बहुत पाए जाते हैं, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, दिल्ली में बहुत बड़ी, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी स्लम एरिया है ना, दुनिया एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया यहाँ पर पाया जाता है, धारावी में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो उसका
ये सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है प्रवास का और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब चलते दूसरा परिणाम क्या है, जनांकिकीय परिणाम। जनांकिकीय परिणाम का पहले तो ये पता होना चाहिए जनांकिकीय है क्या, किसको बोलते हैं जनांकी। सभी जानते जनसंख्या से रिलेटेड होगा। तो जनांकी का मतलब होता है ऐसी आबादी, है ना, जो समय और स्थान के साथ क्या होती हो, परिवर्तित होती हो। यानी ऐसी आबादी, ऐसी जनसंख्या जो समय और स्थान के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है, उसको हम बोलते हैं जनांकिकीय परिणाम। तो जनांकिकीय परिणाम में हम लोग देखते हैं कि जब प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर होता है ना, जब प्रवास किधर होता है, गांव से नगर की ओर, तो क्या होता है, नगरों की जनसंख्या उससे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। गांव के जो युवा होते हैं, है ना, काम करने वाले कुशल जो होते हैं, है ना, दक्ष लोग होते हैं, उनका गांव से क्या होता है, बाहर की ओर प्रवास होने लगता है। बाहर मतलब नगरों की ओर प्रवास होता है, ठीक है। और जब गांव के जो युवा हैं, काम करने में कुशल लोग हैं, दक्ष लोग हैं, वो गांव से शहर की ओर आ जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनांकिकीय संगठन है उस पर उसका क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब उल्टा, कि जवान काम करने योग्य लोग, स्वस्थ लोग शहर आ गए, अब गांव में कौन बचा, बूढ़े बच्चे, बच्चे, स्त्रियां बची, बीमार लोग बीमार लोग बचे, है ना। तो इस तरह से युवा जो है वो गांव में से शहरों में आ जाते हैं, जिसका प्रभाव गांव के जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तरांचल राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाला जो प्रवास है ना, आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया। यानी उत्तरांचल राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो प्रवास है उसने इन राज्यों के आयु और लिंग संरचना में क्या कर दिया है, गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। यानी गांव में सब बूढ़े लोग, बच्चे लोग रह गए और जवान कहाँ आ गए बच्चों, काम करने योग्य जनसंख्या कहाँ आ गई, शहरों में आ गई। अब आता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में भी काम करते हैं। यानी प्रवासी जो होते हैं, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकर्ता यानी साधन के रूप में भी कार्य करते। अब कैसे करते हैं, वो नई प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा से संबंधित जो नए विचार होते हैं वो नगरों से कहाँ लेकर जाते हैं, गांव की ओर लेके जाते हैं, है ना। यानी जो गांव के लोग शहर में आते हैं, जब वो शहर से गांव जाते हैं तो अपने साथ नई प्रौद्योगिकी, है ना, बालिका शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे नए विचार अपने साथ कहाँ लेकर जाते हैं, गांव में लेकर जाते हैं। तो ये तो सकारात्मक प्रभाव। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, जो बहुत गंभीर होता है ना। जो लोग क्या होते हैं, सामाजिक खिन्नता की भावना से भर जाते हैं। कभी कभी ऐसा तो ना, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज से बहुत चिढ़ हो जाती है। तो सामाजिक खिन्नता की भावना जब लोगों में आ जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपराध और औषधि दुरुपयोग यानी ड्रग एब्यूज़ वाले, ड्रग मतलब नशीले जो पदार्थ होते हैं वो लेने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से सामाजिक परिणाम जो है वो उसका सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक। सकारात्मक में जो शहर की ओर जब गांव के लोग जाते हैं तो वो अपने साथ नए नए विचार ले जाते हैं, जैसे बालिका शिक्षा, परिवार नियोजन, नई प्रौद्योगिकी ले जाते हैं। और नकारात्मक क्या हो जाता है कि बहुत से युवा होते हैं जो समाज से इतने उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि वो अपराध
या औषधि यानी ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं। चौथा परिणाम क्या है? पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम क्या होता है बच्चों कि जब प्रवास में गांव से नगर की ओर लोगों का प्रवास होता है तो जो नगरीय बस्तियां होती हैं उनमें अनियोजित तरीके से क्या होने लगती? वृद्धि। यानी नगर अनियोजित तरीके से क्या होने लगते? बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगती? गांव से लोग नगरों की ओर आने लगते हैं। अभी हमने यहाँ बताया था ना आपको, आर्थिक कारण के जो नकारात्मक परिणाम है कि गंदी बस्तियाँ बनने लगती हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है। तो पर्यावरणीय परिणाम में भी ऐसे ही कुछ है कि शहर जो है वो बढ़ने लगते हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि शहरों का आकार बढ़ने लगता है, और जब शहरों का आकार बढ़ने लगता है तो बहुत सी गंदी बस्तियां बन जाती, स्लम एरिया बन जाते हैं, क्षुद्र कॉलोनियाँ मतलब छोटी छोटी कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है ना। और बहुत सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती, प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन होने लगता है लोगों के द्वारा कि जो भौम जल स्तर है यानी जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होने लगता है, वायु प्रदूषित होने लगती है ना। और जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो अपशिष्ट है उसके निपटाने की समस्या होने लगती है, ठोस कचरा जो होता है उसके प्रबंधन की समस्या होने लगती है। तो शहरों में, नगरों में प्रवास के कारण गंदी बस्तियों के अलावा ये सारी समस्याएं भी क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। इन सारे परिणामों के अलावा कुछ एक अन्य परिणाम भी है, और वो ये है कि प्रवास में स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि पुरुष जो हैं वो चले जाते हैं नगरों में, स्त्रियां कहाँ रह जाती हैं बच्चों? गांव में। तो पुरुषों की जिम्मेदारी भी स्त्रियों पर आ जाती है ना। अकेले स्त्री जो है वो पूरा परिवार, खेती बाड़ी सब संभालती है, तो जिससे उसके उस पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ने लगता है स्त्रियों पर, है ना, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी स्त्रियों पर आ जाती है, तो अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ने लगता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती जो शिक्षा रोजगार के लिए, है ना, क्या करती हैं? प्रवास करती हैं। तो जब स्त्रियां गांव से शिक्षा रोजगार के लिए प्रवास करती हैं तो वो क्या करती हैं? देश की अर्थव्यवस्था में क्या करती हैं? अपनी भूमिका को बढ़ाती हैं, या अपनी स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो ये हैं आपके प्रवास के कुछ प्रमुख परिणाम। बच्चों आज ये लेसन ख़त्म हो गया, प्रवास वाला टॉपिक आपका। ठीक है, अब हम लोग अगले टर्न में जब पढ़ेंगे तो नया लेसन पढ़ेंगे। होमवर्क है जो आपकी बुक से ही मैंने दिया, उसको कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है 150 शब्दों वाला, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या हैं। फिर दूसरा उसके बाद है 30 शब्दों वाला उत्तर, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता। तो ये 150 शब्दों में है और 30 वाले में एक क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।